जिस सवाल से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के सामने इस समय बहुत ही कठिन सवाल हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोगों का शासन चल रहा है बिहार में, और निशाने पर आप इसलिए भी आते हैं क्योंकि साथी बदलते हैं। तो मुझे ये बताइए, इस बार के चुनावों में जेडीयू एक सीनियर पार्टनर है या एक जूनियर पार्टनर बन चुकी है? नहीं, सीनियर जूनियर तो हम लोगों ने कभी रखा नहीं। वी आर पार्टनर हैं और पार्टनर के तरह ही। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार फेस है इस पूरे अलायंस में, लीड कर रहे हैं इस पूरे अलायंस को, और उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में। जहाँ तक पार्टनर की बात है, सिर्फ दो ही नहीं, जो अदर पार्टनर्स हैं, वी आर ऑल इक्वल। सर, मैं सीनियर जूनियर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होता है ना, तो वन अप आदमी एक सीट से भी ऊपर होता है, लेकिन पिछले चुनावों का जो नतीजा था उसमें ज्यादा सीट पाकर आप लोगों पर लड़कर आप कम सीट पाए थे बीजेपी की तुलना में। तो उसके बाद लोकसभा भी हुआ 2024। हाँ। उसका भी फिगर जरूर कोट कीजिएगा। तो फिर पार्टनर से बात आ गई ना, सीनियर जूनियर पार्टनर का कि ये 2020 की आप बात कर रही हैं, वो एक अलग स्टोरी है, लंबा कहानी हो जाएगा। उस समय मैं बहुत बार बोला भी हूँ कि जो हमारे खिलाफ, सिर्फ हमारे खिलाफ लड़े थे, और उसमें बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर जाकर के चुनाव लड़ गए थे, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी। नहीं तो ये अलायंस में नहीं होता। ये व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि कोई पार्टनर 70 जीत जाए और एक पार्टनर 40 जीत जाए, या दोनों 40, 42, 45 के रेंज में रहेगा, या दोनों 65, 70 के रेंज में रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था 2020। अच्छा, महाभारत के समय से संजय की भूमिका बड़ी होती है, मतलब वो देख कर बताते हैं कि क्या बिहारी स्टाइल है। तो आप क्या देख पा रहे हैं इस बार? कहीं कहीं चिंता है, कहीं आपको लग रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का डिबेट हमेशा चलता है, लेकिन आप सही बताइए कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है इतने सालों के शासन के बाद, या फिर आपको लगता है कि ये तो लोग तो देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं? हर एक चुनाव का अपना एक डायनेमिक्स होता है। मैं तो 2005 से क्लोजली बिहार का इलेक्शन देख रहा हूँ, तो उस समय था कि एक सरकार को हटाने के लिए चुनाव था। 2005 में 2 चुनाव एक ही साल में हुआ था। 2010 में नीतीश जी का जो 5 साल का कामकाज था, उसके ऊपर चुनाव था। 15 में एक बड़ा फॉर्मेशन इस साइड भी था, उसका एक चुनाव था। 20 में पोस्ट कोविड पहला चुनाव बिहार में हुआ था, कोविड के जस्ट बाद, और मैंने बताया कुछ और फैक्टर थे जो उसमें प्ले कर रहे थे। ये जो चुनाव है, मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अपना इंटरनल असेसमेंट भी हम लोग करते हैं, या पार्टी का जो कार्यक्रम वगैरह होता है। सही बात है, 20 साल के बाद लगता है लोगों को कि एक लंबा कार्यकाल हो गया है। अब बहुत सारा काम भी करते हैं तो लोगों की अपेक्षा भी बहुत बढ़ती है आपसे, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, तो सारा कुछ डिलीवर करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन 2 चीज़ हम लोगों ने देखा, अगर कोई ग्रीवांस भी है किसी को, हम बाहर भी घूमते हैं, तो ट्रस्ट भी नीतीश कुमार पर है कि ये चीज़ कर सकते हैं। सेकंड, बहुत दिन के बाद बिहार को डबल इंजन के सरकार का फायदा मिला है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, 10 साल यूपीए का सरकार था। बस मैं सेंटर का आपके राइट साइड में होना भी इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए, कि बहुत सारे बिग टिकट्स प्रोजेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आप होता है, ये है सच्चाई। इसलिए 2024 और 2025 के बजट को आप देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार के बहुत सारा काम जो उसमें निकला, तो विपक्ष के लोग ही बोल रहे थे कि ये लगता है बिहार का बजट है, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के लीडर ने कहा। तो ये एक एडवांटेज बिहार को बहुत दिन के बाद मिला, और बिहार ये मौका लूज नहीं करेगा कि भाई अगले 5 साल में बिहार को भी एक बड़ा छलांग लगाना। तो लोग पता है 20 साल में क्या किया, तो 20 साल में तो नीतीश जी को गड्ढा भरते भरते आज आप पटना में आई हैं, इस होटल में बैठी हुई। कभी तो सोचता था कि ये होटल पटना में खुलेगा, या लोग आकर के इन्वेस्ट करेंगे यहाँ, या पटना का फ्लाईओवर आप जा कर के देखिए।
पटना में मेट्रो पे काम शुरू हो गया, पटना का एयरपोर्ट देखिए। अगर आप आई है तो कृपा करके एक बार जरूर जाइए, बिहार म्यूजियम जाके देखिए। इट्स अ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम जो पटना में, जो भी जाकर देखिए। ये सब चीज़ सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है, ये सारा स्टोरी है पिछले 20 साल जो बिहार में हुआ। ये तो एक बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि एक विजनरी पढ़ा लिखा इंजीनियर बिहार को मिला मुख्यमंत्री के नाते। तो वो जो भी किए पूरा आइडिया के साथ, फोकस के साथ उन्होंने काम किया। सर नो डाउट, देखिए एक पूरा दौर निकलने के बाद जब नीतीश कुमार को जब बहुमत के साथ सरकार बनाए थे तो बाढ़ में राहत का काम उनका सब जगह सराहना हुई थी जिस तरीके से उन्होंने की थी। सड़कें बनी थी, इस बारे में किसी को कोई वो नहीं है। आज जिस फ्लाईओवर्स की बात होती है, जब एक नहीं तो फ्लाईओवर हुआ करता था पूरे पटना शहर में, अब आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आपको वो दिखेगा। इस बारे में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये लगता है और मन को चुभता है कि रफ्तार कम रही। क्या जिस डबल इंजन की बात आप कर रहे हैं कि आज की तारीख में वो हमारे पास है, इस डबल इंजन की कमी के कारण ये रफ्तार धीरे पड़ी? फैक्टर रहा होगा जरूर कि बिहार का एक अपना क्योंकि एक सेक्टर जहां आज भी लैक करता है वो है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जो जॉब भी क्रिएट करता है, रेवेन्यू भी देता है। तो इनिशियल फेज में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं था जो यहाँ कोई आता, न रोड था न इलेक्ट्रिसिटी था। उसके बियॉन्ड सबसे बड़ा चीज़ लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू था। उस समय लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि जाके इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट बचेगा कि मैं किडनैप हो जाऊंगा। ये परसेप्शन ही पूरा परसेप्शन, वो सच्चाई भी है। और ये सब जब अब क्लियर हुआ है और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 5 ईयर है बिहार का, लगता नहीं है, मैं कन्विंस हुआ, मुख्यमंत्री जी को लगता है, या जो सेंटर से भी एक कोऑर्डिनेशन है। और अभी बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी कि आप इतने लोगों को जॉब देंगे तो इतना लैंड हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री देंगे। या बिहार में कनेक्टिविटी इज़ एज गुड एज कहीं भी देश के कनेक्टिविटी से बेहतर है। अगर यहाँ से आप किशनगंज भी जाएँ तो आप 5.5-6 घंटा में पहुँच सकती हैं, जो फॉरेन है। अब 2 एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया बिहार में, पटना के बाद, पटना एंड गया के बाद दरभंगा एंड पूर्णिया, ये फंक्शनल एयरपोर्ट है। तो ये जो चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, ये जो चेंजेज आया है अब इन्वेस्टमेंट का दौर। अब मुझे लगता है कि ये 5 साल बिहार में इन्वेस्टमेंट उद्योग का दौर है। उसमें कहीं ना कहीं सेंटर का भी रोल है, बिल्कुल कैसे नहीं, का रोल रहेगा। और जो हम लोगों ने कमिट किया है हमारी सरकार ने कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को हम जॉब और एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये सरकारी हो, सरकारी तो नहीं? नहीं, सरकारी नहीं। सरकारी नौकरी का तक लिमिटेशन है। एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब जब तक यह इंडस्ट्री नहीं आएगा, उसमें जो जॉब क्रिएट होगा, तो उस बेसिस पर जो एस्टिमेट किया गया है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी, पता नहीं आपकी जानकारी में है, अभी भी आप बिहटा में जाएंगे, मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बिहार में आना शुरू हो गया। मे भी इतना बाहर में जानकारी नहीं लोगों को, लेकिन नॉट बिग टिकट, लेकिन मिड साइज इन्वेस्टमेंट बिहार में आना शुरू हो गया। अब मखाना बोर्ड इस बजट में आया, 2025 के बजट में भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का बात किया। पूरा नॉर्थ बिहार जो है वहाँ मखाना होता है, देश में और नहीं कहीं होता। विपक्ष कहता है कि आप लोग रिसाइकिल करते हैं वही चीज़ें, ये पहले से था फिर बजट में ऐलान कर दिया गया। कहाँ था? यहाँ बिहार में तो एक भी बोर्ड नहीं था। मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट वाजपेयी जी के टाइम में दरभंगा में बना। जब यूपीए की सरकार आई, शरद पवार कृषि मंत्री थे, तो उसको डाउनग्रेड कर दिया। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। अब फिर मोदी जी आए हैं तो उसको अपग्रेड किए। तो मखाना के लिए खेत में जा करके उतर करके फोटो खिंचा लेना, वीडियो बना लेना एक चीज़ है, लेकिन उनके लाइफ में जा करके कुछ करना, ये तो ऑलरेडी बिहार सरकार ने किया। और इस बार भारत सरकार ने, जैसे रबर बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, बिहार को तो पहला बोर्ड ही मिला है। अब बोर्ड का मतलब है उसको पैकेजिंग में, उसको मार्केट लिंकेज में। आज भी मखाना, हम लोग उस एरिया से आते हैं
तो वो क्रश करता है दोनों हाथ से। तो जो भी मखाना का मजदूर है उसका दोनों हाथ आपको जला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसके टेक्नोलॉजी में मैंने कहा कि जैसे पूर्णिया और दरभंगा में एयरपोर्ट आ गया तो कार्गो के थ्रू बाहर भेजने में, तो ये सारा काम उस मखाना बोर्ड का होगा। ये तो पहली बार मिला ही है। रिसाइकिल क्या है यहाँ पर, उनका रिसाइकिल करने लगे हम लोग जो पहले रहे, तो बिहार का तो बंटाधार कर ही दिए थे उस समय। नहीं, दूसरी चीज़ जो आप लोग निशाने पर आते हैं वो ये कि अगर हम 2023 तक का ही एनसीआरबी का आंकड़ा लास्ट अपडेटेड होता है, तो अगर हम जिस दौर को आप लोग जंगल राज कहते हैं वो मान लीजिए 24,000 उसका वायलेंट क्राइम्स थे, तो आज की तारीख में वो लगभग 49,000 के आसपास दिखता है। इसका क्या कारण है? अच्छा है पूछा तुम। हाँ। बिहार में और मैं हम लोग कहते हैं तो परेशानी भी हो जाती है। थाना में कागज नहीं होता था एनडीए सरकार से पहले, आपको एफआईआर रजिस्टर नहीं होता था। ये सब ट्रुथ है। केस रजिस्टर नहीं होता था, थाना में गाड़ी नहीं होता था। आप कागज पेन अपना लेके जाइए, आप बाहर में बैठ के लिखिए, थाना में कुछ नहीं रहता था। तो केस आज रजिस्टर होता है। और ये पटना में आप हैं, क्या पटना में लोग 12 बजे रात तक घूमते हैं कि नहीं घूमते? आज घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? इस स्टेट में मुझे 2005 का कैंपेन याद है वाजपेयी का। एक लड़का का किडनैपिंग हो गया था भागलपुर से, किसलय करके, पूरा कैंप। यहाँ तो बच्चों का किडनैपिंग होता था रैंसम के लिए, स्कूल से, सीएम हाउस से फोन जाता था। ये तो सच्चाई है इस स्टेट का ना। बदल गया शायद, लोग पुरानी बात इतना सा रिकॉल नहीं करेंगे। तो आज बिहार में क्या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है? नो। क्या किसी क्रिमिनल को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है? नो। क्या वहाँ कास्ट वार होता है? नो। क्या कोई कम्युनल वार 20 साल में कहीं हुआ है? नहीं। क्या बिहार में 20 साल में कर्फ्यू लगा? मे बी 1-2 जगह कहीं लगा। 20 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम। लगा नहीं। तो इससे बड़ा पैरामीटर और क्या जज करने के लिए होगा? लड़कियां बिहार में रूरल एरिया में भी बाइक चला के, स्कूटर चला के रात में 9 बजे 10 बजे जाती है। तो क्राइम तो दिल्ली या नोएडा में या मुंबई में कहीं हो जाता है, लेकिन लार्जली आप बिहार में कहीं भी आप जाएंगे तो क्राइम तो माने ये कोई घटना कहीं घट जाए अलग चीज़ है, लेकिन उसमें पकड़ा भी जाता है। मैं कभी कभी देखता हूँ चैनल बिल्कुल ऐसे उसको प्ले कर देता है कहीं कोई घटना हुआ तो, लेकिन उस चीज़ को नहीं देखता है कि 48 घंटे में वो पकड़ा गया, कोई लैंड डिस्प्यूट था, भाई भाई में झगड़ा हो गया था। ऐसा कोई क्राइम बिहार में देखिए ना, जब किसी मुख्यमंत्री के नाम के साथ सुशासन जुड़ता है, जब नीतीश कुमार को सुशासन कुमार कहा जाता है, तो अगर एक भी घटना होगी तो सवाल तो उठेंगे ना, और सवाल से ही तो अकाउंटेबिलिटी आती है। सही है कि नहीं? सही है। ये बताइए कि ये आपने उस दौर की जिक्र की, इस दौर की जिक्र किया, लेकिन आपको लगता है कि एक पूरी पीढ़ी इस समय ऐसी है जिसने सिर्फ यही शासन देखा ही है? ये एक चुनौती है। आप लोग कैसे, आप जो बता रहे हैं उनके लिए वो आभासी है केवल कि क्या ये चैलेंज है। बिल्कुल सही बात है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर या जो 20 साल 22 साल के लोग हैं, वो परिवार में जो उनको बताया गया हो, वो तो जब उन्होंने देखा तब बिहार में रोड ठीक था, उन्होंने देखा बिहार में लाइट आ रहा था, बिहार में स्कूल ठीक थे, तो वो पुराने दौर को तो उतना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं वो वही लोग हैं जिनका वो दौर था। ये पता है बिहार में सब लोगों को कि वही लोग हैं। उनके जो पार्टी है, जो कल्चर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने एक चीज़ किया है जो खुद ही उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है बहुत। इस बिहार में होता था कि रोड क्यों चाहिए, कोई आ जाएगा लूट लेगा, इसी टाइप का था ना, बिजली क्यों चाहिए, इस टाइप का शासन चलता था। वहाँ पर लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा है बहुत, और सरकार ने डिलीवर भी किया है। और एक बात जरूर लोगों को लगा है कि ये जो 5 साल है, जो आने वाला 1-1.5 साल तो हम लोग साथ रहे हैं, वो बिहार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये 5 साल तय करेगा कि अगले 30 साल में, 40 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा। कि एक बेस तो बिहार का बना हुआ है, और बिहार को यहाँ से जो जंप लेना है
वो ये 5 साल तय करेगा कि बिहार आगे बढ़ेगा या वॉट एवर, यानी उस लिहाज से ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। ये आंकड़े आप अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े एक हकीकत को बयान करते हैं। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े बिहार के आते हैं, उसमें एक और बड़ी अहम चीज़ हो जाती है कि 25 साल से कम उम्र के लोग सबसे अधिक अभी बिहार में ही हैं। हाल में हमने छात्रों को भी सड़कों पर आते हुए देखा, अलग अलग मुद्दों पर, पेपर लीक से लेकर परीक्षा प्रणाली को लेकर। ये चीज़, इन चीज़ों को एड्रेस किया है आप लोगों ने? बिल्कुल एड्रेस किया है। मुझे लगता है जितनी बड़ी बहाली टीचर में हुई बिहार में पिछले 2-3 साल में और बीपीएससी के थ्रू हुई, जितना क्लीन तरीके से बहाली हुई है, घटना तो कहीं उस टाइप का हो जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी किसी बड़े स्केल पे बहाली हुई है एंड बहुत बढ़िया टीचर की बहाली हुई है। मैं देखा कि जो IIT से पढ़े हुए लोग हैं वो भी टीचर में जाकर के अप्लाई किए थे, बीपीएससी वाले जो NIT वगैरह से पढ़ के आए, तो उसको तो ज़रूर हम लोगों ने ये किया है। और यंग पॉपुलेशन बिहार का बहुत बड़ा है, और एक चीज़ जो सरकार और उसमें इनिशिएटिव ले रही है वो है स्किलिंग करने का। एक बड़ा यूनिवर्सिटी सरकार उसको लेकर के बना रही है, और स्किल करके आप, क्योंकि सब लोगों को सरकार में जॉब मिलेगा वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली लैंड, अभी लंबा कहानी, लैंड लॉक्ड स्टेट है। झारखंड और बिहार साथ था तो एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं था। जो लोग घूम रहे हैं रोड पर, उनसे पूछिए ना, 50 साल थे, पूरा मिनरल्स झारखंड में था, इधर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा? क्यों? फ्रेट इक्वलाइजेशन था। लेकिन अब लगना शुरू हो गया, और नेक्स्ट 5 ईयर बिहार का औद्योगिकरण का 5 साल होगा। और जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो पलायन बिहार में बहुत स्लो हुआ है, जो एक फेज था 90 से 2004-5 तक, और ये इन्वेस्टमेंट आने के बाद अगले 5 साल में जो अपॉर्चुनिटी है, जो हम लोग को जो दिखता है या जितना समझ पा रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू रिजॉल्व होगा। तभी हम लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देंगे यहाँ। वोट चोरी का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसका असर आपको दिख रहा है पब्लिक में? कई जगह पर कुछ गड़बड़ियां वो हैं जो लोग अपना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। ये हवा बनाई जा रही है या आपको ये मुश्किल हो सकता है, हवा का रुख बदल सकता है? मैं पार्लियामेंट में देख रहा था प्रोटेस्ट, ये पार्लियामेंट चल रहा था, तो मैं पूछता भी था पार्लियामेंट में कि ये SIR तो सिर्फ बिहार में हो रहा है, तो आप सारे MP क्यों विरोध कर रहे हैं? बिहार का फीडबैक लिया है कि वहाँ लोगों के मन में SIR को लेके क्या है? ये यात्रा निकालें, आप प्लीज जरूर असेसमेंट कर लीजिए, पता कर लीजिए कि लोग हंस रहा था, ये है कि कौन चोरी कर रहा है। चोरी होता था बिहार में तब जब यहाँ बूथ लूटा जाता था। 10 बजे चुनाव, जब से EVM नहीं आया था 2004 से पहले, तब यहाँ चोरी होता था वोट का। किसका सरकार था? सच्चाई है, कितना सारा इसमें फिल्म बन गया, स्टोरी है, लोग पुराना अखबार का कटिंग देखिए। 10 बजे बूथ कब्जा करके चुनाव खत्म हो जाता था। जब EVM आया, जिसका विरोध करते हैं, तब फेयर इलेक्शन शुरू हुआ। जो गरीब गुरबा की बात करते हैं, वो EVM आने के बाद वोट शुरू हुआ। और SIR का 0 इम्पैक्ट। जो यात्रा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म था उनका। हमको तो हम लोग तो मीटिंग में खड़ा होकर पूछते हैं किसका वोट कटा है, कोई नहीं बोलता वोट कटा है। अब इतना बड़ा ये पहले भी एक्सरसाइज हो गया। पॉलिटिकल टूरिज्म आपको लग रहा है राहुल गांधी की जगह क्या था? हमारे एरिया में घूम के आए ना, मैंने उसी बेल्ट में मैं देखता था, नॉर्थ बिहार में था, तब पूरा एरिया में हम लोगों से पूछते थे कोई इम्पैक्ट है? जो और कुछ मुद्दा उनके लिए RJD के लिए था, वो मुद्दा भी खत्म कर दिए जो रेज कर सकते थे। ये SIR का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वोट चोरी कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट है। देखिए, चैटर ज़्यादा है मुझे लगता है, और मैं इलेक्शन अभी होगा, और मुझे लगता है कि इलेक्शन में जब वोट देने के लिए आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना के बाद जब क्लोज टू इलेक्शन और इलेक्शन के दिन जो लोग वोट देने निकलता है, वो कोई सरकार के पक्ष में या विपक्ष में निकलता है। अल्टीमेटली बाइपोलर चुनाव हो जाता है। तो इस चुनाव में तो मुझे यही दिख रहा है अभी तक।
संजय जी, बहुत आवश्यक होता है कि जब गठबंधन है, कई पार्टियां हैं, तो उसमें कैसे वो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत मैं कहूँगी सौम्य कड़ी थे इसके सुशील मोदी जी, उनका न होना इस समय बहुत बड़ा खल हम लोग मिस करते हैं, इसलिए कि 2005 में हम लोग नीतीश जी का नाम लेते हैं, लेकिन नीतीश जी के साथ बिल्कुल बगल में कंधा से कंधा मिला, अगर वो शायद न होते, कभी इस अलायंस में कभी कंफ्यूजन नहीं रहा और एक क्लैरिटी थी, गोल था, चाहे बीजेपी के हो या जेडीयू के लोग, कि अगले 5 साल में कहाँ पहुँचना है। डेटा, फिगर्स, पेपर, आर्गुमेंट में विजन उनका मैच नहीं था। और वो मुझे लगता है नहीं होता है, नीतीश जी के साथ काम करने में शायद नीतीश जी बहुत मिस करते हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि जब नीतीश कुमार वगैरह आए तो सरकार बनाए तो किसी को लगता नहीं था कि बिहार में बहुत चेंज हो पाएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट स्टेट रहा। और शायद सुशील मोदी नहीं होते तो शायद बहुत समस्याएं अलायंस में भी होती, तो उनको तो जनरली ये पूरा अलायंस हम लोग तो जरूर मिस करते हैं। ये बात सुन के ज़रूर वो पार्टनर वाली बात जो आप दोनों पार्टियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस पार्टनरशिप में, इस गठबंधन में और भी किरदार हैं। मतलब सीट शेयरिंग इस समय आप लोगों के लिए सरदर्द है, या आप लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल से हो जाएगा, इट इज़ ऑलरेडी ऑन, तो ऑलरेडी प्रोसेस ऑन है और मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा अभी बात रहेगा। हम लोग अभी लोकसभा का चुनाव लड़के भी आए, तो कहाँ कोई चर्चा भी, उसका भी एक सामने में आपके भी है, 1 साल पहले ही तो लड़े हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई विवाद है। पर्पस है सरकार चुनाव जीतना, वो क्लैरिटी सबको है और सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि विवाद होगा और दशहरा के बाद जल्दी ही आपको इसका सूचना भी मिल जाएगी। एक चीज़ जिसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता है वो है नीतीश जी की सेहत। क्या उनकी सेहत के बारे में आप कहेंगे? मुझे लगता है आज हो गया तारीख 29, पिछले 6 दिन से मैं नीतीश जी के साथ जा रहा हूँ, खुद मैं भी गया हूँ, और हम लोग 11 जिला गए बिहार का, क्रिस क्रॉस, कटिहार भी गए तो रोहतास भी गए, भागलपुर भी गए तो इस एरिया में गोपालगंज भी गए, और सुबह 9:30 निकलते हैं और 4 बजे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, और उनका 11 जगह जिला में जाना, मीटिंग करना, जो उनका योजना है उसको मॉनिटर करना, उद्घाटन करना। मुझे लगता है जितना वो एक्टिव अभी है, हाँ, ये तो सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है ना, ये तो कोई ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा, तो कोई मुद्दा नहीं मिलता है एज का, तो सब पे कुछ न कुछ हो रहता है। वो कितना चीज़ कभी कभी बात करता है और सामने में कोई आता है, चेहरा याद रहता है, स्लिप कर जाता है, वो तो कोई वो नहीं है, लेकिन पूरा एक्टिव है, पूरा फील्ड में घूम रहे हैं, पूरा चुनाव कैंपेन में रहेंगे, और कैंपेन में ही नहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार भी बिहार में बनेगी। पिछली बार तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट में रही थी, और कई विश्लेषक ये भी मान रहे थे कि वो सरकार बना सकते हैं। नतीजे बहुत बड़ा क्लोज सा एक उनका फिगर सामने देते हैं। इस बार आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को लोग, पिछली बार भी ऐसा नहीं था, जो भी असेसमेंट पिछली सिंगल पार्टी एटलीस्ट, मतलब हाँ, पिछली बार भी रिजल्ट को विश्लेषण कीजिए, जो अभी आपने कहा कि इस अलायंस में कंफ्यूजन रहा शुरू में, हम लोगों की तरफ साइड में वो कंफ्यूजन नहीं रहता, और जो तो वो नंबर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और हाँ, मुझे लगता है कि लोकसभा का रिजल्ट तो लास्ट अभी रिजल्ट हुआ है ना, उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ यहाँ पर 5 बाय इलेक्शन हुआ। मुझे लगता है 1 या 2 जगह हम लोग थे, एक ही जगह साइड थे, सारा बाय इलेक्शन एनडीए जीता। 1 सीट हम लोग जीते गया में, वो सीट हम लोग 30 साल से नहीं जीते थे, 30 ईयर्स से नहीं जीते थे, वो सीट हम लोगों ने चुनाव जीता। तो ये भी तो एक रिफ्लेक्शन है कि ग्राउंड में लोग क्या सोच रहे हैं। अब कोई वहाँ नहीं जाना चाहता, जो टेस्ट कर चुका है लोग, और
इंडिविजुअल आदमी कुछ बेटर बात कर सकता है, लेकिन पूरा जो लॉट है वहाँ पर, जो समर्थक है, जो नेता है, सब तो वही है। तो कहाँ कौन कल्चर बदल जाएगा वहाँ? उसी से तो बिहार, उसी दौर से तो बिहार निकला। अब कहाँ कोई जाना चाहेगा वो? हमको लगता है बहुत अच्छा कुछ भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में। कंपटीशन नहीं लग रहा है कहीं से। हर एक चुनाव का कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन पब्लिक का मैं जो मूड देख रहा हूँ, मैं कहा ना, मैं 11 मीटिंग से आया हूँ, 11 जिला से आया हूँ, और हर एक जगह एक बड़ा सरप्राइजिंग है। मैंने आप लोगों को भी जानकारी रहे, थोड़ा जब भी घूमे तो जरूर देखिएगा, कोई मीटिंग ऐसा नहीं है मैं जो गया हूँ नीतीश जी के साथ जिसमें 60% पार्टिसिपेशन महिलाओं का नहीं। ये जो सोशल जस्टिस की बात होती है सिर्फ, और जेंडर जस्टिस कोई नहीं बोलता, सोशल जस्टिस सब बोलता है। और जेंडर जस्टिस जो बिहार में 20 साल में हुआ, वो तो कोई कास्ट लाइन पे हुआ नहीं, सबके लिए हुआ। 60% हमारा एनडीए का रैली होता है, जहाँ 10-20 महिलाएं आती थी। अगर 5000 का भीड़ है तो 3000 महिलाएं हैं। इस इलेक्शन को वॉच कीजिएगा। ये तो पहले भी जो वोट पड़े हैं उससे अपने आप में वो सर्वे का नतीजा आ चुका है कि बहरहाल इस बार हर बार की तरह बिहार का चुनाव दिलचस्प तो जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका सब सवालों के जवाब देने के लिए।